नमस्कार। और आज के इस प्राचीन इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले कुछ बेहद शानदार इंजीनियर्स ने हमारे लिए एक खास मैसेज छोड़ा था। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? आज हमारे पास दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स हैं, बेहतरीन दिमाग हैं, फिर भी हम उस मैसेज का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तो चलिए, आज के इस सत्र में हम सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आज के हमारी इस क्लास का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस महान सभ्यता के उदय से, फिर उन वैज्ञानिक रुकावटों को समझेंगे जो इस लिपि को डिकोड होने नहीं दे रही। इसके बाद हम संस्कृत और द्रविड़ भाषा की उस मशहूर अकादमिक बहस को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस दिलचस्प दौर की जब लिखित इतिहास एक अद्भुत मौखिक इतिहास में बदल गया। तो चलिए, सबसे पहले अपना फाउंडेशन सेट करते हैं और बात करते हैं महान सिंधु सभ्यता की, जो असल में प्राचीन इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। देखिए, हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ कोई आम प्राचीन निवासी नहीं थे, वे दुनिया के सबसे पहले मास्टर इंजीनियर्स थे। अगर आप इनके शहरों का डिजाइन देखें तो वो बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह एकदम सटीक ग्रिड सिस्टम पर बने थे। सोचिए, मेसोपोटामिया तक इनका व्यापारिक नेटवर्क फैला हुआ था और इनकी जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम तो इतना एडवांस था कि आज के कई बड़े बड़े आधुनिक महानगर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन इतनी बेमिसाल तरक्की के बावजूद एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और यहीं से शुरू होती है हमारी अनसुलझी पहेली, मोहरों की खामोशी। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तकनीकी और भौतिक रूप से तो ये लोग बहुत आगे थे, लेकिन इनका जो लिखित रिकॉर्ड है वो आज भी हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। खुदाई में हमें हजारों प्राचीन मोहरें मिली हैं, जिन पर कुछ रहस्यमयी लेख लिखे हैं और यूनिकॉर्न जैसे अजीबो-गरीब जानवरों की आकृतियां बनी हैं। इतनी एडवांस्ड और तरक्की पसंद सभ्यता आखिर इन मोहरों पर लिखकर क्या गई थी? ये 5000 सालों की एक ऐसी खामोशी है जिसे आज तक कोई इतिहासकार तोड़ नहीं पाया है। अब यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। हमने मिस्र यानी इजिप्ट के हायरोग्लिफ्स तो सफलतापूर्वक डिकोड कर लिए, तो फिर ये सिंधु लिपि आखिर अनसुलझी क्यों है? चलिए उन 3 अकादमिक बाधाओं को समझते हैं। मुख्य रूप से अनुवाद की राह में 3 बहुत बड़े वैज्ञानिक रोड़े हैं जिन्होंने दशकों से रिसर्च को रोक रखा है। पहला, हमारे पास कोई द्विभाषी या बाइलिंगुअल डिक्शनरी नहीं है। दूसरा, मोहरों पर मिले लेख बहुत ही छोटे हैं। और तीसरा, इस लिपि में 400 से भी ज्यादा अलग-अलग चिन्ह हैं। इसे जरा ऐसे समझिए, मिस्र की भाषा हम इसलिए डिकोड कर पाए क्योंकि पुरातत्वविदों को रोसेटा स्टोन मिल गया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पत्थर था जिस पर एक ही बात 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखी थी, तो वैज्ञानिकों को एक तरह से ट्रांसलेशन की चाबी मिल गई। लेकिन सिंधु घाटी के मामले में हमारे पास ऐसा कोई भी रोसेटा स्टोन या समतुल्य शिलालेख है ही नहीं, और बिना इस बुनियादी चाबी के किसी भी भाषा को डिकोड करना शुरू करना लगभग असंभव हो जाता है। और हमारी समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन मोहरों पर जो लेख मिले हैं उनमें अक्षरों की औसत संख्या है सिर्फ 5 से 6। जी हां, सिर्फ 5 या 6। अब जरा कल्पना करके देखिए, आज के किसी वैज्ञानिक को एक पूरी की पूरी अनजान भाषा डिकोड करनी है, वो भी सिर्फ 5 अक्षरों वाले प्राचीन ट्वीट्स को पढ़कर। ये किसी भी शोधकर्ता के लिए सच में एक अकादमिक दुस्सपन है, क्योंकि इतने कम अक्षरों में किसी भी तरह का भाषाई पैटर्न खोजना नामुमकिन सा हो जाता है। और जो तीसरी बाधा है वो हमें एक और गहरी उलझन में डाल देती है। इस लिपि में 400 से ज्यादा अलग-अलग चिन्ह मौजूद हैं। अब अकादमिक दुनिया में आज भी ये बहस छिड़ी है कि क्या ये चिन्ह हमारी ABCD की तरह ध्वनि को दर्शाने वाली कोई विशाल वर्णमाला है, या फिर ये आज के इमोजी जैसी कोई प्राचीन प्रणाली है। आप जानते हैं ना, इमोजी में एक ही चित्र बिना कुछ बोले एक पूरे विचार या कॉन्सेप्ट को व्यक्त कर देता है। ये तय करना आज भी एक बहुत जटिल समस्या बनी हुई है। लिपियों की इसी उलझन से जन्म लेती है हमारी अगली और सबसे बड़ी भाषाई बहस। आखिर इस लिपि की असली जड़ें कहाँ हैं, संस्कृत में या द्रविड़ में? इस मुद्दे पे आज का वैज्ञानिक समुदाय स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटा हुआ है। एक धड़े का मानना है कि सिंधु घाटी की लिपि पुरानी तमिल या किसी प्राचीन द्रविड़ भाषा का ही शुरुआती रूप है। वहीं दूसरा धड़ा पूरी दृढ़ता से ये मानता है कि ये लिपि और कुछ नहीं बल्कि संस्कृत का ही पूर्वज रूप है।
लेकिन एक तटस्थ अकादमिक नज़रिए से हमें ये ध्यान रखना होगा कि फिलहाल किसी भी पक्ष के पास इसे 100% साबित करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसलिए विज्ञान जगत में ये महान बहस आज भी जो की त्यों जारी है। खैर, अब हमारी कक्षा इस सभ्यता के एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ती है। वो है हड़प्पा के पतन के बाद की खामोशी, यानी बिना लेखों का एक पूरा सहस्राब्दी। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद इतिहास में एक बहुत बड़ा ब्लैंक स्पेस आता है, पूरे 1000 साल का गैप। सोचिए, इन 1000 सालों तक इस पूरे क्षेत्र में लिखित रिकॉर्ड का एक भी सबूत नहीं मिलता है। ऐसा लगता है मानो रातों रात इंसानों ने लिखना ही छोड़ दिया हो, एक पूरी सहस्राब्दी लंबी खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक ऐसा वैचारिक बदलाव आया जिसने ज्ञान को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया, और वो है हमारा अगला विषय, श्रुति और स्मृति, मानव कोडिंग प्रणाली। असल में हुआ ये कि प्राचीन ऋषियों ने शायद ये महसूस कर लिया था कि पत्थरों या पन्नों पर लिखी गई चीजें तो वक्त के साथ टूट फूट कर नष्ट हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ज्ञान को सेव करने के लिए एक बेहद जीनियस कोडिंग सिस्टम तैयार किया, जिसे श्रुति और स्मृति कहा जाता है, यानी सुनना और याद रखना। उन्होंने किसी बाहरी माध्यम के बजाय इंसानों को ही जीती जागती किताबों में बदल दिया। इसी अद्भुत मौखिक परंपरा का कमाल है कि लाखों मंत्र बिना एक भी शब्द कहीं लिखे हजारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सही सलामत हम तक पहुंचे हैं। ये मानव मस्तिष्क की क्षमता का एक बेजोड़ उदाहरण है ना? तो क्लास, आज के इस अध्ययन सत्र को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जिस दिन आधुनिक विज्ञान ने इस 5000 साल पुराने कोड का ताला खोल लिया, उस दिन क्या होगा? ये सिर्फ एक भाषा की खोज नहीं होगी, बल्कि शायद हमें पता चलेगा कि हमारे उन प्राचीन पूर्वजों के पास वो कौन सी जादुई तकनीकें थीं जिन्होंने उन्हें इतना बुद्धिमान बनाया था। ये एक ऐसी खोज होगी जो मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। सीखने की इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।